जय माई की दोस्तों। ज्योतिष क्या है कि कक्षाएं 2 दिन तक तो लगातार आप तक पहुंची, उसके बाद कुछ कारणों के चलते हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आज 2 दिन के बीच में जो अंतराल आया उसके बाद फिर आज हम हाजिर हैं। मैं भास्कर राव, ज्योतिष क्या है की कक्षा में आज शानदार ना कहा जाए, तीसरा दिन। आज का टॉपिक है ग्रहों के प्रकार। नवग्रह जिनके विषय में हम बचपन से सुनते आए हैं, आदिकाल से भारत जिनके विषय में चर्चा करता रहा, आज हम बात करेंगे उन 9 ग्रहों के प्रकार की। तो 9 ग्रहों के जो प्रकार हैं, मतलब प्रकृति, ग्रहों की प्रकृति के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह, सौम्य ग्रह। कई लोग इसे अशुभ ग्रह भी कह देते हैं, लेकिन ग्रह अशुभ नहीं होते। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के राशि में बैठने पर वो शुभ और अशुभ फल देते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, कई लोग बोलते हैं कि मंगल अशुभ ग्रह है, लेकिन यही मंगल यदि जाके मृत्यु के भाव में बैठ जाए, या 6वें भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव में बैठ जाए, या 6वें भाव में रोग के भाव में बैठ जाए, तो अपने स्वभाव के वश फल देता है। मंगल का फल है, मंगल जहां बैठता है उसको डाउन कर देता है, उसको कम कर देता है, और जहां देखता है उसको मंगल बढ़ा देता है। तो अगर मंगल रोग के घर में बैठेगा तो क्या करेगा? शत्रु के घर में बैठेगा तो मंगल क्या करेगा? शरीर में बहुत कम रोग आने देगा, शत्रुओं को दबा के रखेगा, है ना। और यही मृत्यु के घर में जाके बैठ जाए तो मृत्यु के घर में अगर जाके मंगल बैठता है तो व्यक्ति को क्या बनाता है? दीर्घायु बना देता है। तो इस प्रकार इन ग्रहों को पाप ग्रह या अशुभ ग्रह कहना गलत है। मैं स्वभाव के अनुसार जो मैंने सीखा अपने गुरुजनों से, उसी के हिसाब से व्याख्या कर रहा हूं। शुभ ग्रह, शुभ ग्रहों की श्रेणी में 3 आते हैं, गुरु, शुक्र और चंद्रमा। जी हां, ग्रह मंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु, बृहस्पति, इंग्लिश में जुपिटर, है ना। ये ग्रह मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह है। अगर देखा जाए तो एक अच्छा बृहस्पति किसी भी जातक की कुंडली में यदि शुभ भावों पे बैठता हो तो उस जातक के जीवन में खुशियां लाता है। जातक की कुंडली में विभिन्न राजयोगों का निर्माण कौन कराता है? यह बृहस्पति। शुक्र के विषय में आप शॉर्ट देख सकते हैं, या डे 2 कि जो हमारी दूसरे दिन की जो कक्षा रही उस पे आप शुक्र के विषय में जान सकते हैं कि शुक्र है क्या। शुक्र मतलब जीवन का सुख। और उसके बाद है चंद्रमा, है ना। चंद्रमा जो है वह हमेशा भी अच्छा नहीं होता, भले शुभ ग्रह है लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होता। जैसे पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा को अच्छा कहा जाता है और अमावस्या के आसपास के चंद्रमा को अच्छा नहीं कहा जाता, है ना। ये हुआ। उसके बाद क्रूर ग्रह, जिनका स्वभाव में क्रूरता है, जैसे सूर्य। अब लोग बोलते हैं क्रूर मतलब कई प्रकार के अर्थ निकालते हैं। क्रूर मतलब अपने नियमों को मानने वाले, नियमों से बंधे हुए ग्रह, है ना। तो सूर्य आत्मकारक है, ग्रह मंडल का स्वामी है ना। बाकी ग्रह सूर्य की परिक्रमा में लगे रहते हैं, तो ये जब तक खुद अनुशासन में नहीं रहेगा, बाकी को अनुशासित कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो सूर्य अनुशासन है तो लोगों को लगती है क्रूरता। तेज है, किसी व्यक्ति का तेज बहुत ज्यादा हो, है ना, कोई बहुत बलवान व्यक्ति हो, बॉडी बिल्डर हो, तो देख के लगता है कि क्रूर होगा, है ना। महेंद्र बाहुबली की बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, लेकिन सूर्य अपने आप में बाहुबली है ग्रह मंडल का। उसके बाद शनि, जानते हो शनि के नाम से तो फिर इतने अंधविश्वास फैलाए गए हैं। शनि न्यायकारक देवता, है ना। ग्रह मंडल में शनि को न्याय का प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि कहा जाता है। शनि न्यायकारक है तो लोगों को लगती है क्रूरता है, क्योंकि कोई अगर आपके फेवर में नहीं बोला, आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है तो वो क्रूर है। क्यों? क्योंकि वो आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है। लेकिन शनि तो जो सही है वो सही है। उसके बाद बात आती है मंगल की। मंगल खुद सेनापति, है ना, लाल वर्ण का स्वामी। अब लाल कलर मतलब खतरा, इसे भी लोग पापी ग्रह में ले लेते हैं, लेकिन ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। मतलब इनका स्वभाव क्रूर है, लेकिन हमेशा क्रूरता नहीं है।
जैसे को तैसा देते हैं। उसके बाद राहु केतु, ये दोनों छाया ग्रह होते हुए भी चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाने के कारण इन्हें क्रूर ग्रह की श्रेणी में लिया जाता है। राहु अपने आप में बहुत बेहतरीन ग्रह है ना। वृश्चिक में यदि राहु जाके बैठ जाए, वृश्चिक का राहु बनाम शमशान का भूत, मतलब एक आम आदमी के जीवन में ऐसा अमूल परिवर्तन लाता है राहु की, है ना, रंग को राजा बना देता है वो राहु। और केतु जिसके साथ बैठ जाए उसके समान फल देता है। यदि शनि के साथ केतु बैठ जाए तो 2 शनियों की ताकत देता है। सूर्य को छोड़कर केतु की युति कई ग्रहों के साथ बहुत अच्छी देखी गई है। उसके बाद सौम्य ग्रह बुध को लोग वैसे शुभ ग्रहों की श्रेणी में लेते हैं, लेकिन मैंने जिनसे अध्ययन किया उन्होंने मुझे पढ़ाया कि बुध जो है वो सौम्य ग्रह है, न प्लस है न माइनस है, जिसके साथ बैठेगा वैसा फल देगा, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। लेकिन देखिए इसमें भी एक भ्रांति है, सूर्य के साथ यदि बुध बैठ जाए तो बुद्धादित्य योग बनाता है जो एक प्रबल राजयोग है। तो यह भी नहीं कहा जा सकता, मतलब ग्रहों की स्थिति, केवल एक ग्रह को लेकर हम फलादेश नहीं कर सकते। ग्रहों की स्थिति, किसके साथ युति है, कितनी डिग्री में है ना, वो ग्रह बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में, मृत अवस्था में है, उसके बाद किसके घर में बैठा हुआ है, उसके बाद कौन से भाव में बैठा हुआ है, इन सब चीजों को जब एक साथ कैलकुलेट करते हैं तब किसी कुंडली का प्रेडिक्शन होता है। बहुत जल्द हम कुंडलियों का प्रेडिक्शन भी आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हुआ ग्रहों के प्रकार, मतलब किस किस हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से। शुभ ग्रह में कौन कौन से आते हैं, बृहस्पति, देवगुरु, दैत्य गुरु, शुक्राचार्य। देखिए दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, उसके बाद भी शुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है, क्योंकि शुक्र शुभ क्या हुआ, मतलब मानव जीवन में जो हमारे लिए अच्छा है वो शुभ है, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो, मतलब जो हमारे अनुकूल नहीं है वो क्रूर हो गया, अशुभ हो गया। लेकिन नहीं, शुभ ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, क्रूर ग्रहों की श्रेणी में सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु, और सौम्य में न्यूट्रल ग्रह, बुध को न्यूट्रल कहा गया, राजकुमार है भाई, जिसके साथ बैठेगा वैसा फल देता है। तो ये बुध हो गया। वैसे बुध और केतु में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी केतु केतु है, क्योंकि यह उन्नति का प्रतीक है और यह बुद्धि का प्रतीक है। तो ये रहे ग्रहों के प्रकार। आइए अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की, कौन सा ग्रह किन किन राशियों में उच्च का होता है और किन किन राशियों में नीच का होता है। अब ऊंच नीच बात आते ही मन में यहां भी ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं है। ये उच्च नीच जो है, कोई ग्रह कहीं उच्च है और कहीं पर अगर नीच है तो उसके बल के विषय में बताता है। अब ग्रहों का बल कैसे देखा जाता है, तो कोई भी ग्रह किसी राशि पे उसे 30 डिग्री मिलती है। पूरे ब्रह्मांड को अगर देखा जाए तो 360 है, तो हर ग्रह के हिस्से में या हर राशि के हिस्से में 30-30 डिग्री आती है। तो कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान होता है अपनी उच्च राशि में। बल की बात है, ये उच्च और नीच जो है वो बल है, मतलब ताकत की बात हो रही है। तो कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में, मतलब सबसे अच्छे हाईएस्ट पोजीशन पे, मतलब कहा जाए तो 4 भागों में उसे और बांट दिया जाए तो 3.5-4 डिग्री तक या 8 डिग्री तक, कई विद्वान 8 डिग्री भी मानते हैं, उच्च राशि का हो जाता है ना। उसके बाद दूसरे स्तर पर उसका बल होता है खुद की राशि में। वो ग्रह जब स्वयं की राशि में बैठ जाता है, जैसे सूर्य मान लो सिंह राशि में बैठ गया तो स्वक्षेत्री हो गया, है ना। तो दूसरे स्तर पे बल उच्च अगर कोई ग्रह ना हो तो उस ग्रह के विषय में देखना चाहिए किसकी राशि में बैठा है। क्या वो स्वयं की राशि में बैठा है तो द्वितीय श्रेणी का बल माना जाएगा, मतलब 80% ताकत है उस ग्रह के पास। तीसरी स्थिति आती है मित्र की राशि में, कम होते जाता है। सबसे ज्यादा ताकतवर उच्च की राशि में रहता है, उससे कम ताकत उसके पास अपनी राशि में होता है, और उससे थोड़ा कम ताकत वह मित्र की राशि में, मतलब जो ग्रह जिसको मित्र मानता है ना, उसके लिए हम ग्रह मैत्री पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक ग्रह मैत्री रहेगा। उसके घर में फिर चौथा सम राशि में। सम राशि मतलब
कौन से ग्रह का किसके साथ क्या संबंध है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, बृहस्पति का संबंध शनि के साथ सम है, ठीक है। बृहस्पति शनि के घर में बैठे या शनि बृहस्पति के घर में बैठे, चौथे श्रेणी का ताकत उसके पास होगा। जैसे सूर्य शनि को सम मानता है, लेकिन शनि सूर्य को शत्रु मानता है। सूर्य शनि के घर में बैठ जाए, है ना, तो कम ताकत हो जाएगी। लेकिन वही शनि सूर्य के घर में बैठेगा तो चौथी श्रेणी की ताकत होगी। उसके बाद पांचवा शत्रु की राशि में, उससे और कम ताकत किस में जाती है, शत्रु की राशि में। जैसे सूर्य शनि के घर में आके बैठ गया तो शत्रु राशि हो गया, है ना। और उसके बाद नीच राशि में, जिसमें उसका ताकत या उसकी ताकत सबसे कम हो जाती है, वो नीच की राशि होती है। जैसे सूर्य की बात करें, सूर्य की उच्च की राशि क्या है, मेष, है ना, राशि क्रम की पहली राशि। तो कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा, उसी से सातवीं राशि में वो ग्रह नीच का हो जाता है। नीच का मतलब ऐसा वैसा नीच वाला बात नहीं है ना, ये बल की नीचता है, मतलब न्यूनतम बल में होता है तुला में। चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो मंगल की वृश्चिक राशि में क्या का हो जाता है, नीच का हो जाता है। अब मंगल मकर राशि में शनि की राशि में उच्च का हो जाता है, तो चंद्रमा की राशि में क्या हो जाता है, नीच का हो जाता है। बुध खुद की राशि में कन्या में उच्च का होता है, बृहस्पति की राशि मीन में नीच का हो जाता है। पिता पुत्र का संबंध है जबकि दोनों में, है ना। भले बुध को चंद्रमा का पुत्र माना जाता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति से उसे संबंध है। अब बृहस्पति चंद्रमा की राशि में उच्च का हो जाता है, शनि की राशि में नीच का हो जाता है। शुक्र मीन राशि में बृहस्पति की राशि में उच्च का होता है और बुध की राशि कन्या में नीच का हो जाता है। मैंने उस दिन बताया था आपको दूसरे दिन की कक्षा में कि मीन राशि का शुक्र, द्वादश राशि का शुक्र, है ना। शनि पिता के जस्ट विपरीत, सूर्य अगर तुला में नीच का है तो शनि तुला में उच्च का हो जाता है, ज़्यादा फल प्रदान करता है, और मेष में नीच का हो जाता है। उसी प्रकार राहु धनु में उच्च का, मिथुन में नीच का, और केतु मिथुन में उच्च का और धनु में नीच का होता है। वैसे राहु केतु का उतना ध्यान नहीं दिया जाता, ये दोनों जिसके साथ बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं, है ना। बात करते हैं मूल त्रिकोण की, कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठे तो वह मूल त्रिकोण में कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य का मूल त्रिकोण क्या है, सिंह राशि, खुद की राशि, है ना, उसके खुद की राशि उसका मूल त्रिकोण है। चंद्रमा का मूल त्रिकोण क्या है, शुक्र की राशि वृषभ, है ना, जहां वो उच्च का है वही उसके लिए मूल त्रिकोण है। मंगल के लिए मूल त्रिकोण उससे खुद की राशि है। द्वितीय बल अपनी राशि तो मंगल की खुद की राशि है। यहाँ सूर्य की खुद की राशि है, लेकिन ये शुक्र की राशि में बैठता है ना। अब मंगल खुद की राशि में, बुध कन्या खुद की राशि में मूल त्रिकोण पर बैठता है, गुरु खुद की धनु राशि में मूल त्रिकोण पर बैठता है, शुक्र तुला राशि अपनी द्वितीय राशि में मूल त्रिकोण में बैठता है, क्योंकि उसकी एक राशि चंद्रमा ने ले रखी है यहाँ। शनि कुंभ खुद की द्वितीय राशि में मूल त्रिकोण में बैठता है, ठीक है। राहु मिथुन राशि में मूल त्रिकोण में बैठता है, जो कि उसकी नीच की राशि है। उसी के विपरीत केतु धनु, जो उसकी नीच की राशि, वहां मूल त्रिकोण में बैठता है। मतलब राहु केतु में थोड़ी सी भ्रामकता है ना। इनको दूसरा बल मिल जाता है अगर कहा जाए तो मूल त्रिकोण में, है ना, अपनी राशि वाला बल मिल जाता है, क्योंकि इनकी खुद की कोई राशि नहीं है, इसलिए इन दोनों को अपनी राशि वाला बल मिल जाता है। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कंफ्यूजन कि ये राहु केतु का ऐसा क्यों हो रहा है। बोले इसको ज़्यादा ध्यान देने की बात ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु केतु की गणना होती है अच्छे तरीके से इन दोनों की गणना की जाती है, लेकिन ये जो उच्च और नीच राहु की जो स्थिति बताई जा रही है वो दक्षिण भारत की जो दक्षिणात्य पद्धति है उसके अनुसार इसकी गणना होती है। काल सर्प योग एक योग आजकल बहुत ज़्यादा पिछले 10 सालों से या 15 सालों से एक योग की बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। काल सर्प योग राहु और केतु के अंदर बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग हो जाता है ना। सावन में तो अभी फिर बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना होती है इस काल सर्प योग की शांति के लिए,
तो दक्षिणात्य पद्धति से आए, इसलिए राहु केतु पे ज़्यादा ध्यान न दें। बाकी ग्रहों पे आप देखेंगे तो कुछ ग्रहों के आपस में मेल होते हैं, जैसे सूर्य और शनि। सूर्य जहां उच्च का है, शनि वहीं नीच का हो जाता है। चंद्रमा का मेल किससे हो रहा है? चंद्रमा का मेल यहां अगर इसका उच्च राशि वृषभ है तो और किसी के साथ चंद्रमा का मेल नहीं होता। लेकिन मंगल का मेल बृहस्पति के साथ और बुध का मेल शुक्र के साथ होता है। चंद्रमा अपने आप में अलग हो जाता है ना। मतलब सूर्य जहां उच्च का होगा, शनि वहीं नीच का होगा। तो ये ग्रहों के का उच्च नीच क्या है? बल है। तो आज तक की कक्षा के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम बात करेंगे ग्रहों की मैत्री की। अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे वो कन्फ्यूज़न लिखिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को, हमारे फेसबुक हैंडलर को, हमारे ट्विटर इंस्टा हैंडलर पे भी हमें फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय माई की।